नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तत्वाधान में द लर्निंग कैपिटल के सहयोग से एमपीपीएससी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में आज इस टेस्ट सीरीज का दूसरा अंक लेके उपस्थित हुआ हूँ मैं, जिसमें इतिहास, भारतीय इतिहास का ये टेस्ट होगा। दोस्तों, यह टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की जा रही है द लर्निंग कैपिटल टीम के द्वारा। इस पेपर का विस्तृत विवरण द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शाम 6 बजे से लाइव किया जाएगा। यदि आप एमपीपीएससी 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज हमारे फेसबुक पेज वीएस एजुकेशन बाय विक्रम सिंह और टेलीग्राम ग्रुप एमपीपीएससी 2020 बाय वीएस एजुकेशन के माध्यम से आयोजित कराई जा रही है। और इसका टाइमिंग है दोस्तों 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझाव अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा कराया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों, लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण कराया गया था मुगल शासक शाहजहां के द्वारा। इसका सही आंसर दोस्तों शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां के समय पे स्थापत्य कला अपनी चरम पे पहुंची थी और उसी क्रम में उन्होंने आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया था और ये लाहौर में जो शालीमार का निर्माण कराया था शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया? किस शासक के द्वारा शिलालेख का प्रचलन सर्वाधिक हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार और बिंबिसार। दोस्तों, भारत में शिलालेख का जो सर्वाधिक प्रचलन हुआ और सर्वप्रथम प्रचलन ऐसा कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया जाता है। अशोक के द्वारा और शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राप्त होते हैं और ऐसी जानकारी होती है कि अशोक ने ही भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया। अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख हैं उनसे हमें अशोक के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ऑप्शन दिए गए हैं मैकॉले, चार्ल्स वुड, सैडलर और हार्टोग। दोस्तों, ऑप्शन पे जो दिए गए हैं ये चारों भारत में शिक्षा से संबंधित आयोग हैं। तो शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा जो लाई गई थी विलियम बेंटिक के द्वारा। यह आयोग सन 1835 लॉर्ड मैकॉले, और इसी आयोग के द्वारा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। चार्ल्स वुड आयोग कब हुआ था दोस्तों? 1854 में। सैडलर आयोग 1917 में और हार्टोग आयोग वर्ष 1929 में। ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं महादेव गोविंद रानडे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डीके कर्वे और गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों, भारत में पहला भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना महान समाज सुधारक डीके कर्वे के द्वारा वर्ष 1906 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रांसीसियों ने भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की थी? ऑप्शन दिए गए हैं सूरत, मछलीपट्टनम, माहे और पुलिकट। तो दोस्तों, फ्रांसीसियों के द्वारा भारत में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना वर्ष 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों? सूरत में 1668 में। और जबकि दूसरा कारखाना स्थापित किया गया था मछलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, रामचरितमानस किस सम्राट के शासनकाल में लिखी गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां और दारा शिकोह। दोस्तों, रामचरितमानस लिखी गई थी वर्ष 1575 में और यह लिखी गई दोस्तों अवधी भाषा में। 1575 का काल दोस्तों अकबर 1556 में शासक बनता है और 1605 तक शासन करता है, यानी यह मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में यह पुस्तक लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित ग्रंथ अमुक्त माल्यार्क किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों, कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सुलू वंश के महान शासक थे। कृष्ण देव राय, इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है कृष्णदेव को। कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों तेलुगु के 8 कवि रहते थे जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। कृष्णदेव राय महान ज्ञाता थे और इन्होंने भी कुछ पुस्तकें रचित की हैं जिनमें है जामवंती कल्याणम लिखी गई है दोस्तों तेलुगु भाषा में, और अमुक्त माल्यार्क लिखी गई है संस्कृत भाषा में। यानी स्पष्ट सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नव हिंदू जागरण का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं महादेव गोविंद रानडे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय। दोस्तों, नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विश्लेषण से पुकारा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत ने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को ये इन आदि विश्लेषण से पुकारा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। यह 1325 में शासक बना और 1351 तक शासक रहा। इसके द्वारा जो कार्य किए गए वो कार्य सफल न होने के कारण और जनता जो उनसे परेशान रही, उस कारण से इन्हें यह कहा जा सकता है। इस कार्य में मेनली क्या हुआ दोस्तों, मेनली साम्राज्य का विघटन हुआ। सबसे पहले 1336 में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ और 1347 में बहमनी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से अलग होकर ये साम्राज्य बने। इसके अलावा राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा दुआब में कर वृद्धि, ये सभी कार्य किए गए जो कि सफल नहीं हुए। राजा के द्वारा ये कार्य किए गए, सफल नहीं हुए। इन कारणों के कारण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को बदनसीब तथा खूनी आदि विश्लेषण से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अश्वघोष, नागार्जुन तथा वसुमित्र को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन दिए गए हैं सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और कनिष्क। दोस्तों, ये सभी अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र ये सभी बौद्ध विद्वान थे और ये सभी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में रहते थे। इसके अतिरिक्त पार्स तथा चरक, इन्हें भी कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। कनिष्क के समय में ही दोस्तों कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर के कुंडलवन में, जिसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1905 में हुए बंगाल विभाजन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं प्रशासनिक कुशलता, राष्ट्रवाद को कुचलना, विकेंद्रीकरण और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड 1905 में। और इसका उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रवाद को, मूल उद्देश्य था राष्ट्रवाद को कुचलना था। परंतु उन्होंने जो कारण दिया था, ऐसा दिया था कि बंगाल एक बृहद क्षेत्र होने के कारण इसमें प्रशासनिक कुशलता लाने हेतु इसके 2 भाग किए जा रहे हैं, चूंकि वास्तविक कारण था राष्ट्रवाद को कुचलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच कब युद्ध हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 300 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 310 ईसा पूर्व और 315 ईसा पूर्व। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का राजदूत था और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपने दूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पर भेजा था और मेगास्थनीस के द्वारा लिखी गई पुस्तक दोस्तों इंडिका, जो पाटलिपुत्र के नगरी प्रशासन पे प्रकाश डालती है।
तथा ऐसा भी कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से किसे मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। दोस्तों दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पार्श्वनाथ, स्थूलभद्र, भद्रबाहु और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पार्श्वनाथ जैनों में 23वें जैन तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। दोस्तों जैन धर्म का भी दो भागों में विभाजन हो गया था, एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और भद्रबाहु माने जाते हैं दिगंबर संस्थापक, और ये जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र इसके रचयिता कहे जाते हैं दिगंबर जैन संप्रदाय के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी सहजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद के द्वारा, और इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था लखनऊ में ही 1936 में, जिसकी अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण सर्वप्रथम किस सुल्तान द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जिसमें व्यापक बाजार प्रणाली विकसित करना, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य था। घड़ी व चराई कर भी लगाए गए थे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, ललित विस्तार का संबंध ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन दिए गए हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म। दोस्तों ललित विस्तार ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा हेतु प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम सेना नायक ने ध्वस्त किया था? ऑप्शन दिए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोहम्मद गौरी के सिपह सलार बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंचाई गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किन क्षेत्रों में अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं सतारा, तामलुक, बलिया और उपरोक्त सभी। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय वर्ष 1942 में सतारा में वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। तामलुक में सतीश सामंत के नेतृत्व में, और बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। और इनमें सबसे ज़्यादा जो स्थायी सरकार थी, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली थी, सतारा की वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का गठन किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण प्रशासन से संबंधित आयंगर व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी? ऑप्शन दिए गए हैं चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और चेर साम्राज्य। दोस्तों आयंगर व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी और ये प्रचलित थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में। और जो नगरीय प्रशासन से संबंधित व्यवस्था थी नायंगर व्यवस्था ये थी विजयनगर में ही, ये नगरीय प्रशासन से, और ये ग्रामीण प्रशासन से आयंगर व्यवस्था। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरिहर कबूका के द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और
विजयनगर की राजधानी होती थी दोस्तों हम्पी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा किस तिथि को भारत छोड़ देने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 3 जून 1946, 3 जून 1947, 3 जून 1948 और 3 जून 1949। दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 3 जून 1948 को घोषणा की गई थी कि अंग्रेज 3 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे। ये घोषणा करी थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस वंश को समाप्त कर चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं पल्लव वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। दोस्तों पल्लव वंश को समाप्त कर चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका संस्थापक था विजयालय चोल और राजधानी होती थी दोस्तों तंजौर राजधानी होती थी। इस चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासकों में राजेंद्र प्रथम तथा द्वितीय जैसे प्रसिद्ध शासक होते थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्यकाल में किस भक्ति आंदोलन के संत ने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं रामानुजाचार्य, तुलसीदास, सूरदास और वल्लभाचार्य। दोस्तों रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद मार्ग का प्रतिपादन किया गया है और पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया गया है वल्लभाचार्य जी के द्वारा। तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों विनय पत्रिका, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली तथा सूरदास की प्रसिद्ध रचनाओं में सूरसागर जैसी प्रसिद्ध रचनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलन तलवार से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सरोजनी नायडू। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलन तलवार से संबोधित किया है सरोजनी नायडू ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, ये आचार्य जेपी कृपलानी जी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं राजा, प्रजा, सेनानायक और व्यापारी। दोस्तों गुप्ता शब्द प्रयोग किया जाता था ऋग वैदिक काल में राजा के लिए। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? ऑप्शन दिए गए हैं 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। दोस्तों 10वां अभिलेख अशोक का कहलाता है। 10वें अभिलेख से ख्याति गौरव की निंदा की जाती है 10वें अभिलेख के माध्यम से। 11वें अभिलेख से धम्म नीति की व्याख्या और धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है 12वां अभिलेख। 13वें अभिलेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने कलिंग विजय की थी, उसकी जानकारी होती है हमें 13वें अभिलेख से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं शंकराचार्य, रामानुज, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। दोस्तों अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सा वंश कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन दिए गए हैं पाल, प्रतिहार, सेन और राष्ट्रकूट। दोस्तों सेन वंश ने कन्नौज में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे, सेन वंश शामिल नहीं था। दोस्तों पाल वंश का संस्थापक होता था गोपाल और यह बंगाल में स्थापित वंश था। प्रतिहार हरिश्चंद्र संस्थापक था हरिश्चंद्र और राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग ये सभी वंशों के संस्थापक हैं। हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के, पाल के गोपाल और सामंत सेन था सेन। क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। दोस्तों समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक हैं समुद्रगुप्त। इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। इनकी प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा, जिन पे इनकी विजयों का उल्लेख किया गया और इसी प्रशस्ति पर मुगल शासक जहांगीर का लेख उत्कीर्ण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया था? ऑप्शन दिए गए हैं वेद, उपनिषद, पुराण और मनुस्मृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों उपनिषद। महात्मा बुद्ध को यह ज्ञान उपनिषदों से प्राप्त, यह सिद्धांत उपनिषद से लिया है महात्मा बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मिताक्षरा किस उत्तराधिकार कानून की पुस्तक है? मिताक्षरा हिंदू उत्तराधिकार की प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन है हिंदू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पे की थी? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, सिंगापुर, मलेशिया और जर्मनी। स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार की स्थापना की गई थी वर्ष 1943 में सिंगापुर में। कहाँ पे की गई थी? और वर्ष 2018 में भारत सरकार ने 75वीं वर्षगांठ जो स्थापना हुई थी स्थायी सरकार, इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और ₹75 का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बंगाल विभाजन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 1910, 1911, 1912 और 1913। दोस्तों बंगाल विभाजन किया गया था वर्ष 1905 में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। मूल उद्देश्य था राष्ट्रवाद की भावना को कुचलना। जब बहुत ज़्यादा विरोध के बाद वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड वायसराय थे और इन्हीं के काल पे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया तथा राजधानी को जो पहले कलकत्ता होती थी उसे दिल्ली बना दिया गया। कब? वर्ष 1911। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान में देता था? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन और राजा धंगदेव। दोस्तों हर्षवर्धन, प्रसिद्ध हिंदू राजा हर्षवर्धन हर चौथे वर्ष में प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था जिसमें वह अपना सारा धन दान में देता था। यह हमें जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के विवरण से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? ऑप्शन दिए गए हैं गयासुद्दीन तुगलक, शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक और शाहजहां। दोस्तों मध्यकालीन शासक में शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण हेतु विशेष ख्याति प्राप्त की थी। इनके द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन और चार्ल्स मैडकॉफ। दोस्तों प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ ने। इनके द्वारा भारतीय प्रेस पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जबकि कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक तथा पुलिस व्यवस्था का जनक के रूप में जाना जाता है कॉर्नवालिस, तथा कई समाज सुधारों के लिए विलियम बेंटिक को जाना जाता है। इनके द्वारा प्रमुख कार्य सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। तो अफीम उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र था दोस्तों बिहार। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु को बाकला दबावा कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाकला दबावा के नाम से प्रसिद्ध थे सिखों के छठे गुरु, गुरु तेग बहादुर, छठे गुरु अर्जुन देव, पांचवें गुरु
और गुरु गोविंद सिंह 10वें सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। इन्हें भाखला दबावा के नाम से प्रसिद्ध थे गुरु तेग बहादुर, और इनकी हत्या कर दी थी औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ऑप्शन दिए गए हैं पेशवा, सचिव, पंडित राव और सुमंत। तो दोस्तों पेशवा और मराठा साम्राज्य में मुख्यमंत्री होता था जो सभी प्रकार के कार्य करता था। सचिव को सुरनवीस या चिटनिस के नाम से जाना जाता था, और सुमंत या दवीर के नाम से जाना जाता था विदेश मंत्री। विदेश मंत्री यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संत कवि जी हैं और उनकी रचनाएं किस भाषा में की गई हैं। मीराबाई, तो इसका दोस्तों मीराबाई का संबंध है हिंदी से, उन्होंने अपनी रचना की है हिंदी में। त्यागराज चेट्टी, इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं तेलुगु में। चंडीदास इन्होंने बांग्ला में, और पुरंदरदास जो थे इन्होंने कन्नड़ में। मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बांग्ला, यानी दोस्तों ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन है और इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। ऑप्शन दिए गए हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1611 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, और वह जिस जहाज से भारत आया था उसका नाम था दोस्तों हेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं शेख जमालुद्दीन, अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों तबकात ए नासरी पुस्तक के रचयिता हैं मिनहाज उस सिराज। यह पुस्तक पैगंबर मोहम्मद से लेके नसीरुद्दीन शाह तक के काल का विवरण देती है, जबकि अलबरूनी के द्वारा पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा रची गई है। तारीख फिरोज शाह, यह पुस्तक लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पे किया जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व बल्लभी में, बल्लभी व प्रयोग में। दोस्तों सम्राट अशोक महान जो धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था कन्नौज में धर्म परिषद और प्रयाग की महामोक्ष परिषद, यानी ये कहाँ पे आयोजित किए जाते थे दोस्तों, कन्नौज व प्रयाग। ये जानकारी हमें चीनी यात्री हेन स्वांग के विवरण से मिलती है। हेन स्वांग ने जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद हुई थी उसमें खुद के उपस्थित रहने का भी विवरण देता है। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है। ऑप्शन दिए गए हैं वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया और कंबोडिया। दोस्तों अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर सूरबर्मन प्रथम के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, और यह स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। यह द्रविड़ स्टाइल में बना हुआ मंदिर है और पूर्णतः विष्णु को समर्पित मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, और स्थित है कहाँ पे दोस्तों, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, भास, भवभूति और राजशेखर। तो दोस्तों स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक हैं भास। राजशेखर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्पूर मंजरी कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहारम तथा विक्रम उर्वशम जैसे प्रसिद्ध रचनाएं की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन दिए गए हैं दीवाने बंदगान। यह दोस्तों दासों के कल्याण के लिए बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ये सही है। दीवाने मुस्तखराज, यह व्यवस्था की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, यानी यह गलत है। दीवान एकोही, यह व्यवस्था लाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा,
किसानों के लिए, और दीवाने अर्ज ये सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, यह लाया गया था बलवन के द्वारा। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। दीवाने ये बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। कौन सा इस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंतिदुर्ग, और राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी थी मान्यखेत। मान्यखेत इस वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाल बख्श के नाम से जाने वाला कौन शासक था? ऑप्शन दिए गए हैं बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। दोस्तों, लाल बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसे लाखों का दान देने के लिए इसे लाल बख्श तथा कुरान की ज्ञाता होने के कारण कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कावेरी, कृष्णा, वाणगंगा और तुंगभद्रा। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में, और हरिहर तथा बुक्का के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। राजधानी थी हम्पी, और यह स्थित है दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, हाँ आ रहा होगा। ओके, वो आ रहा अंदर, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट और नेक्स्ट ऑप्शन कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन मुख्य विशेषता थी गुप्त काल में। गुप्त काल के समय में ही नगरों का क्रमिक पतन होने लगा था, ये गुप्त काल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ऑप्शन दिए गए हैं तोमर, प्रतिहार, सोलंकी और जाट। दोस्तों, महमूद गजनबी हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, ऐसी जानकारी हमें देते हैं हेनरी इलियट।
महमूद गजनवी ने आखिरी जो अंतिम आक्रमण किया था वो किया था जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध, इसका सही आंसर दोस्तों जाट। महमूद गजनवी के द्वारा भारत में वर्ष 1024 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वर्ष 1024 में, और जाटों पे 1027 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जिसे आज यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह स्थित है नालंदा बिहार में, और इस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमार गुप्त प्रथम को। कुमार गुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय और ऊषर भूमि। दोस्तों मौर्य काल में सीता शब्द से तात्पर्य होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय कहलाती थी सीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विक्रम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व। दोस्तों विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, और यह प्रारंभ किया गया था, और 78 ईसा पूर्व में दोस्तों क्या शुरू हुआ था? शक संवत प्रारंभ किया गया था कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा, जो वर्तमान में भी चल रहा है, अभी भी शक संवत चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए? ऑप्शन दिए गए हैं कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल और हिंद यवन काल। तो दोस्तों सर्वाधिक सिक्के, सोने के सर्वाधिक सिक्के चालू किए गए थे गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है किसको? गुप्त काल को। तो गुप्त काल में ही गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीक, तमिल, तेलुगु और पाली। दोस्तों ये तमिल ग्रंथ है कुरल, जिसकी रचना करी थी तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी, और एक तमिल ग्रंथ है। इसका उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन बी तमिल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? ऑप्शन दिए गए हैं गुप्त, कुषाण, मौर्य और राष्ट्रकूट। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी कुषाण शासकों ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पौंडीचेरी है भी जो प्राचीन काल में किस नाम से प्रसिद्धि था? ऑप्शन दिए गए हैं जौगढ़, अरिकमेडु, भृगुकच्छ और गंजाम। तो दोस्तों पांडिचेरी नाम जाना जाता था अरिकमेडु नाम से, जो कि एक फ्रांसीसी बस्ती थी, और इसे भारत ने फ्रांसीसियों से ही लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मराठा काल में मोकाशा शब्द से संबंधित था। ऑप्शन दिए गए हैं भूमि अनुदान, चौथ स्वदेशमुखी या युद्ध पद्धति। दोस्तों चौथ और स्वदेशमुखी ये मराठा कर होते थे। चौथ मराठा पड़ोसी राज्य से उनकी सुरक्षा के बदले चौथ कर वसूलते थे, तथा सरदेशमुख मराठा राज्य का सरदेशमुख होने के कारण सरदेशमुख कर वसूलते थे। जबकि मोकाशा शब्द संबंधित था भूमि अनुदान से, जो भी भूमि अनुदान दी जाती थी उसे मोकाशा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अबला बाबा उपाधि से कौन सा शासक प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिए गए हैं इब्राहिम आदिल शाह, सिकंदर लोधी, अली गौहर और अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों अबला बाबा उपाधि से सम्मानित थे इब्राहिम आदिल शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशद युग का चयन करें। युद्ध और कौन कौन से पक्ष? तिलगांव युद्ध मराठा एवं अंग्रेज, सिंधखेड़ा युद्ध निजाम एवं मराठा, अशीरगांव युद्ध अंग्रेज एवं भोसले, और बेदरा युद्ध अंग्रेज एवं पुर्तगाली। दोस्तों बेदारा का युद्ध जो हुआ था 1759 में
अंग्रेजों और डचों ने, अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था, यानी ये ऑप्शन गलत है। असीरगांव युद्ध भोसले एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, सही है। सिंधखेड़ा युद्ध निजाम और मराठा के बीच हुआ था, और तेलगांव का युद्ध मराठा और अंग्रेजों के बीच हुआ था, यानी इसमें अशक्त युग में दोस्तों ऑप्शन डी बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंध के विलय के समय गवर्नर जनरल था। ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एल्मरो, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। दोस्तों सिंध का विलय हुआ था 1843 में, 1843 में, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल था लॉर्ड एल्मरो। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1887 में, जो कि तीसरा अधिवेशन था। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था दोस्तों, मद्रास में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, और बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है बदरुद्दीन तैयब जी को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। इन्होंने वर्ष 1923 में जो दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस अंग्रेज जनरल ने 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में काउंट डी लाली को पराजित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं जनरल फोर्डे, जनरल हैरिस, जनरल हैमिल्टन और जनरल आयरकूट। तो दोस्तों 22 जनवरी 1760 को डेट इंपॉर्टेंट है। जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी जनरल थे काउंट डी लाली, वांडीवास के युद्ध में परास्त किया था, और यहाँ से ही ये स्थापित हो गया था कि भारत में वास्तविक उत्तराधिकारी जो होंगे वो अंग्रेज ही होंगे, और फ्रांसीसी को एक क्षेत्र विशेष तक सीमित कर दिया था वांडीवास के युद्ध में पराजित करके जनरल आयरकूट ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुर्शिद कुली खान अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी। ऑप्शन दिए गए हैं कासिम बाजार, मुंगेर, मुर्शिदाबाद और गौर। दोस्तों मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की थी मुगलों से अलग होकर, और पहले राजधानी थी ढाका, और ढाका से स्थानांतरित कर ली थी मुर्शिदाबाद। सही आंसर दोस्तों मुर्शिदाबाद। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लैक होल घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता था, है वह अंग्रेज कौन थे। ऑप्शन दिए गए हैं विलियम हैमिल्टन, जॉन सुरमैन, हॉलवेल और स्टीफेंसन। दोस्तों ये कहा जाता है कि मनगढ़ंत कहानी बनाई थी जेड हॉलवेल ने। उन्होंने ऐसा कहा था कि बंगाल का जो शासक था नवाब सिराजुद्दौला ने 18x14 फीट की काल कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया था, और ये घटना कब हुई थी दोस्तों 20 जून 1756। ऐसी मनगढ़ंत कहानी माना जाता है इसे कि भीषण गर्मी में 18x14 फीट के कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से सिर्फ 23 अंग्रेज ही बच निकले थे, और इतिहास में यह घटना ब्लैक होल घटना के नाम से जानी जाती थी, और इसका विवरण मिलता है जेड हॉलवेल के द्वारा, जेड हॉलवेल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न घटनाओं का सही घटनाक्रम है। ऑप्शन दिए गए हैं मीर जाफर की मृत्यु, बक्सर का युद्ध, ब्लैक होल घटना, इलाहाबाद की संधि और कलकत्ता के गवर्नर के रूप में प्रथम सेवाकाल के बाद क्लाइव का इंग्लैंड प्रस्थान। ऑप्शंस में है दोस्तों पहला, दूसरा, पांचवा, ये सभी ऑप्शन दिए हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों सब कौन कौन सी घटनाएं हुई। सब मैं आपको बता दूं, बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 पे,
ब्लैक होल घटना हुई थी 1756 में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 पे। और क्लाइव का वापस चले जाना हुआ था दोस्तों। क्लाइव वापस चला गया था 1758 में। 1758 में क्लाइव भारत से वापस चले गए थे। और आखिरी युद्ध है सबसे आखिरी में होती है। और मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1763-64 में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी सबसे पहली घटना हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसके बाद घटना होती है कलकत्ता के गवर्नर के रूप में प्रथम सेवाकाल के बाद क्लाइव का इंग्लैंड वापस लौट जाना। तीसरी घटना होती है दोस्तों बक्सर का युद्ध। और फिर होता है दोस्तों मीर जाफर की मृत्यु। और सबसे आखिरी में यानी सन 1765 पे जो हुई थी इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी अवध के नवाब के साथ। और ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वॉयसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्टों की स्थापना हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे और भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया था, जिसमें जो गवर्नर जनरल होता था वो वॉयसराय के नाम से जाना जाता था। और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ये तीन महत्वपूर्ण जो हाई कोर्ट स्थापित हुए थे ये स्थापित हुए थे दोस्तों 1866 पे। और ये काल होता है जॉन लॉरेंस, यानी जॉन लॉरेंस वॉयसराय थे जब भारत में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? चार महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधित आयोग दिए गए हैं। इनमें से थॉमस रेले और डब्ल्यू हंटर, मैकॉले और सैडलर। तो दोस्तों थॉमस रेले आयोग आया था, थॉमस रेले वर्ष 1902 में। इसी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था थॉमस रेले की। जबकि डब्ल्यू हंटर ये आयोग आया था 1882 में। यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था डब्ल्यू हंटर आयोग। मैकॉले ये 1835 में आया था दोस्तों। यह भी प्राथमिक शिक्षा से अंग्रेजी माध्यम, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया था लॉर्ड मैकॉले। और सैडलर आयोग आया था दोस्तों वर्ष 1917 में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी डब्ल्यू हंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत से इंग्लैंड को लगातार पूंजी के प्रवाह को दिखाने वाले दोहन सिद्धांत का जनक कौन? ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, एस.एन. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। दोस्तों भारत से अंग्रेज किस तरह भारतीय पूंजी का दोहन कर रहे हैं और भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे, इस सिद्धांत दोहन सिद्धांत का के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि प्रकाशित हुई थी 1867 में, इस रचना के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के दोहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना 1870 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में की गई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। महाराष्ट्र का कौन समाज सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ज्योतिबा फुले, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल हरि देशमुख और जी आगरकर। दोस्तों जाने माने समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, लोकहितवादी नाम से प्रख्यात है गोपाल हरि देशमुख। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। शारदा मणि कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं राजा राम मोहन रॉय की पत्नी
रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी, स्वामी विवेकानंद की माँ और केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो दोस्तों शारदा मणि ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण परमहंस मिशन, रामकृष्ण मिशन प्रारंभ किया गया था और शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कूका आंदोलनकारियों ने किस सिख गुरु को वास्तविक गुरु माना था? ऑप्शन दिए गए हैं गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों कूका आंदोलन जो कि प्रारंभ हुआ था 1840 के आसपास और यह 1870 तक चला था। 1870 तक यह आंदोलन लगभग चला था और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गुरु राम सिंह ने। राम सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था और कूका आंदोलनकारियों ने अपना जो वास्तविक गुरु माना था वो माना था गुरु गोविंद सिंह को। सिखों के आखिरी गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने अपना वास्तविक गुरु माना था। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। गुरु नानक पहले गुरु थे जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु रामदास चौथे गुरु थे और गुरु हरगोविंद छठवें गुरु थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उरांव विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं जतरा भगत, जेरिया भगत, कानू भगत और बुद्धो भगत। दोस्तों उरांव विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो थे जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा उरांव विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और यह हुआ था दोस्तों भारत के पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 1913 में हुआ था उरांव विद्रोह और इस विद्रोह के नेता थे जतरा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ऑप्शन दिए गए हैं सीवी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियार, ईवी रामास्वामी नायगर और के रामकृष्ण पिल्लई। दोस्तों पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे दक्षिण भारत के महान समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर। ये थे पेरियार नाम से प्रसिद्ध। इनकी प्रसिद्ध एक रचना है दोस्तों कूदी आरसू एक प्रसिद्ध रचना रची गई है पेरियार नाम से। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक और पीसी जोशी। दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था वर्ष 1936 में और इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था लखनऊ में और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त संस्था अभिनव भारत के संस्थापक थे। ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र भट्टाचार्य जी, जतिन मुखर्जी, गणेश सावरकर और दामोदर चापेकर। दोस्तों गणेश सावरकर ने महाराष्ट्र में मित्र मेला एक संस्था बनाई थी जिसका बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया था अभिनव भारत में। मित्र मेला से ही ये परिवर्तित हो गई थी अभिनव भारत में और यह एक गुप्त संस्था थी। मैजनी के तरुण इटली नामक गुप्त संस्था की तर्ज पे यह बनाया गया था और यह बनाई थी गणेश सावरकर के द्वारा। गणेश सावरकर पे अंग्रेज अधिकारी जैक्सन की हत्या पे नासिक षड्यंत्र का केस लगाया गया था और बाद में उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई थी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी गणेश सावरकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन दिए गए हैं सितार, पखावज, वीणा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब जिन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध था वीणा वाद्यंत्र से, यानी वीणा वाद्यंत्र बजाते थे मुगल सम्राट औरंगजेब। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन दिए गए हैं फरगना, कंधार, तक्षशिला और पंजाब। तो दोस्तों बाबर जो मूलतः
थे शासक वो थे फरगना के शासक थे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। उन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन ऑफ इंडियन और द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? ऑप्शन दिए गए हैं चिश्ती, नक्शबंदी, फिरदौसी और कादरी। दोस्तों शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे तथा इनके तरह कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी की थी। इन्होंने कादरी सिलसिले पे इन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की थी। शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी ने कादरी सिलसिले के संस्थापक थे और कादरी सिलसिला से काफी प्रभावित थे दारा शिकोह, और चिश्ती सिलसिला मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसके संस्थापक थे। मुगल सम्राट अकबर चिश्ती संप्रदाय से काफी प्रभावित थे। शेख बदरुद्दीन जी के द्वारा फिरदौसी सिलसिला प्रारंभ किया गया था। यानी स्पष्ट करके उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी कादरी सिलसिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट बेट, लॉर्ड रिपन। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में। इसके द्वारा भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी और इस टाइम भारत के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ये ऑप्शन सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हड़प की नीति ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था दोस्तों 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, और यानी इस प्रश्न का सही ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। एल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया था एल्बर्ट बिल के द्वारा, और ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, यानी ये ऑप्शन भी सही है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं दोस्तों? ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन दिए गए हैं जोहान्सबर्ग, पीटर्सबर्ग, डरबन और प्रिटोरिया। दोस्तों महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और ये वहाँ पे दादा अब्दुल्ला के लिए वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब वो फर्स्ट क्लास टिकट में डरबन से प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर अंग्रेजों ने स्टेशन से बाहर फेंक दिया था। और ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। भारत से कोई भी महानुभाव जब भी दक्षिण अफ्रीका यात्रा करते हैं, इवन भारत की जब क्रिकेट की टीम भी दक्षिण अफ्रीका जाती है तो पीटर्सबर्ग में शीश नवाने के लिए महात्मा गांधी, ये एक तीर से शब्द जैसा बन गया पीटर्सबर्ग, और ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? दोस्तों वर्ष 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और अब्दुल्ला सिंधी की मदद से एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था जिसके राष्ट्रपति बने थे राजा महेंद्र प्रताप। बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, बरकतुल्ला इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री थे और ये स्थापित थी दोस्तों अफगानिस्तान के काबुल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? ऑप्शन दिए गए हैं जॉर्ज यूले, विलियम बैडनबर्न, अल्फ्रेड बेव और हेनरी कॉटन। चारों अंग्रेज अधिकारी दिए गए हैं दोस्तों इनमें से, और किसने 2 बार अध्यक्षता की है? तो सबसे पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले ने पहले अंग्रेज थे जिन्होंने 1889 में 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। बैडनबर्न ने विलियम बैडनबर्न ने दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। अल्फ्रेड बेव 1894 में इन्होंने अध्यक्षता की, और हेनरी कॉटन ने 1904 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी इस प्रश्न का सही दोस्तों ऑप्शन बी, विलियम बैडनबर्न के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की गई थी। और ये सिर्फ 4 अंग्रेज हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1885, 1886, 1892 और 1895। दोस्तों इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था 1876 में, और ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इस संगठन का गठन किया गया था, और ये कहाँ हुआ था दोस्तों? लंदन में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? ऑप्शन दिए गए हैं गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, और डी शिखर से। दोस्तों भारत में प्रसिद्ध मंदिर शैली है, टेम्पल स्टाइल है द्रविड़ स्टाइल। इसमें गोपुरम से तात्पर्य होता था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला इमारत से। कुछ ऐसे बहुमंजिला इमारत होती हैं द्रविड़ स्टाइल में, जो मंदिर होते हैं आप देखेंगे, ये कहलाते हैं गोपुरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिए गए हैं द्वार समुद्र, वारंगल, कल्याणी और देवगिरी। दोस्तों यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी। भिल्लन के द्वारा यादव साम्राज्य की स्थापना की गई थी, और ये कहाँ पे दोस्तों? देवगिरी। द्वार समुद्र राजधानी थी होयसल राजवंश की, और वारंगल राजधानी होती थी दोस्तों काकतीय राजवंशी राजधानी थी वारंगल, और यादव की राजधानी थी यादव साम्राज्य की देवगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं आर.सी. मजूमदार, सुरेंद्र नाथ सेन, वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के माध्यम से 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है वी.डी. सावरकर ने। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, आयुर्वेद सर्वस्व और उपरोक्त सभी। दोस्तों राजा भोज परमार वंश के महाप्रतापी राजा थे। ये काफी योग कुशल राजा थे। इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण और आयुर्वेद सर्वस्व जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें भी रचित की थी। एक विद्वान शासक थे भोज परमार। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनके द्वारा ये सभी पुस्तकें रचित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महीपाल। दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा।
गोपाल, जो कि बंगाल में स्थापित प्रसिद्ध राजवंश था पाल वंश, और इसके संस्थापक गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, किस विषय पर सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र और काव्य शास्त्र। दोस्तों, परमार वंश के प्रतापी राजा भोज के द्वारा सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक रचित की गई है, और इस पुस्तक की विषय वस्तु है स्थापत्य शास्त्र, स्थापत्य कला पे यह पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिए गए हैं B.R. नंदा, राजकुमारी अमृत कौर, महादेव देसाई और मनु बहन। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण लिखा है मनु बहन के द्वारा। मनु बहन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ऑफ कॉमर्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? ऑप्शन दिए गए हैं दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और व्योमेश चंद्र बैनर्जी। दोस्तों, ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे WC बैनर्जी, जबकि ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। यानी स्पष्ट कैसे होता है दोस्तों? ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यानी 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? बम्बई में, इस अधिवेशन के अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त है WC बैनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1936, 1937, 1938 और 1939। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और ये हुई थी वर्ष 1939 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1942 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमृतलाल ठक्कर, GD घनश्याम दास बिरला और MK गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग प्रारंभ किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे GD बिरला, घनश्याम दास बिरला। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन दिए गए हैं दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन समझौता। दोस्तों, दांडी मार्च घटना हुई थी 12 मार्च वर्ष 1930 में। भारत छोड़ो प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942। ये तिथियां आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन आया वर्ष 1928 में, और गांधी इरविन समझौता हुआ दोस्तों 5 मार्च 1931 में। यानी सबसे पहली घटना हुई दोस्तों साइमन कमीशन का आगमन वर्ष 1928। उसके बाद घटना होती दोस्तों दांडी मार्च, फिर होती है गांधी इरविन समझौता, और आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन। यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन दोस्तों है साइमन कमीशन का आगमन। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आप ये विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तत्वाधान में जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है उससे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा 19 जुलाई को, और यह होगा पूर्णतः भूगोल विशेष का होगा अगला टेस्ट। सो आप स्टे ट्यून अवर चैनल, और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं।